नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 3 जो है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। दोस्तों, इससे पहले हमने भाग 2 पढ़ लिए थे, अब तीसरा भाग है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में विशेष रूप से राजपूत जातियों का उदय हुआ। दोस्तों, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था के कारण बना। राजस्थान की गणतंत्री जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। दोस्तों, पहले हमारे गणतंत्र थे, जैसे मत्स्य जनपद था, नगरी था, इस प्रकार कई जनपद थे राजस्थान में। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिर कुल, इसे मिहिर भोज भी बोलते हैं, मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। नीचे देखते हैं। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, जो यशोवर्मन था मालवा का शासक, उसने हूणों को पराजित किया था 532 ईस्वी में। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया और ये चाहते थे कि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं आए और वो अपने आप में स्वतंत्र हो। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। आपने दोस्तों हर्षवर्धन पढ़ा होगा, जो थानेश्वर इसकी राजधानी थी, हरियाणा के अंदर है थानेश्वर। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था और शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई वह सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियां आती रही। तो दोस्तों, दूसरी सदी से लेकर छठी सदी तक यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते थे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। फिर बाद में ये अंत में ये हार गए विदेशी आक्रमणकारी। इनमें से कई मारे गए और यहाँ बस गए कुछ। जो शक या हूण या बचे, उनका यहाँ शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी युद्धों का भेद जाता रहा। नेक्स्ट देखते हैं। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे मित्रों, कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत हैं। राजपूताने के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया। दोस्तों, जो हमारे चंद्रवरदायी हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में इनको अग्निवंशी बताया। इन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति आग से हुई है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदायी के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों से होता है। उनके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतियार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न हुए। तो मित्रों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश, इनमें से 3 दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, कि कौन से राजवंश की उत्पत्ति अग्नि से नहीं हुई। जैसे प्रतियार, परमार, चालुक्य दे दिया, चौहान नहीं दिया और इसकी जगह आपको राठौड़ दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए, चारों का नाम एकदम से याद होना चाहिए। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता। जो भाट होते थे, चारण होते थे, इन्होंने इसका बहुत प्रचार किया। मोणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा।
नैणसी मित्रों जो जोधपुर या मारवाड़ रियासत थी वहाँ के राज कवि थे। और सूर्यमल मिश्रण हमारी बूंदी रियासत थी, वहाँ के राज कवि थे, उन्होंने भी लिखा इसके बारे में। परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। दोस्तों, चंद्रबरदाई का ये भावार्थ है कि अग्नि से मतलब आग से उत्पन्न होना नहीं है, कि जो विदेशी आक्रांता थे उनसे मुकाबला करने से या अग्नि का मतलब है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया। नेक्स्ट देखते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या बोलते हैं। मित्रों, ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं ये राजस्थान के सिरोही से ताल्लुक़ रखते हैं। राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से और चंद्रमा से हुई है, और इनका ये मत है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसकी मान्यता है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपको ये सवाल ज़रूर याद रखना है कि सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय से राजपूत की उत्पत्ति किसने बताई है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा होगा। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजपूताना के इतिहास का पितामह भी कहते हैं, ने राजपूतों को शक और शीतिन बताया। क्योंकि दोस्तों ये विदेशी थे कर्नल जेम्स टॉड, तो उनकी सोच भी उस हिसाब से थी। इन्होंने शक और शीतिन बताया जो विदेशी आक्रांता थे। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे उनका उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शराब पीना, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि के बारे में बताया कि ये शक लोग भी ऐसे क्रियाकलाप करते थे और राजपूत भी इस प्रकार के करते थे। तो जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति शक और शीतिन से हुई है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने भी इस बात का समर्थन किया है, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विरोध किया। तो दोस्तों निश्चित रूप से विरोध तो होना ही है इसका। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल जेम्स टॉड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की है, वरन उसकी सत्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि शक और शीतिन जो ये रीति रिवाज थे इन्होंने हमारी संस्कृति से ही अपनाए हैं, न कि हमने इनसे अपनाए हैं। आप देखिए रामायण महाभारत, प्राचीन समय से ऐसी संस्कृति थी भारत की। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण या हूणों के जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी इसके बारे में टिप्पणी की है। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों से स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति की ओर बल देते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर माना है। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है।
इस प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि राजौर अभिलेख में प्रतिहार को क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया है, न कि राजपूत। इनके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में है के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। भंडारकर ने कुछ राजपूतों को ब्राह्मणों से माना है और कुछ को गुर्जरों से माना है, विशेषकर प्रतिहारों को। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। वो बताते हैं कि चौहान तो इनकी उत्पत्ति वत्स ब्राह्मणों से हुई है और गुहिलों की उत्पत्ति हुई है नागर ब्राह्मणों से। नेक्स्ट देखते हैं फिर डॉक्टर ओझा और वेद ने क्या कहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर ओझा एवं वेद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। दोस्तों जो गुजरात की उत्पत्ति हुई है गुर्जरों से हुई है, क्योंकि यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार लोग थे उनका राज था गुजरात पर, तो इससे उस क्षेत्र को गुजरात का कहा जाने लगा और फिर स्वतंत्र भारत में गुजरात बना। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपर्युक्त मतों में मतैक्य नहीं है। दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत बताएं, फिर भी डॉक्टर जो हीराचंद ओझा हैं के मत को सामान्य मान्यता मिलती है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, चंद्रवंशीय और सूर्यवंशीय। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। तो दोस्तों आपको जो राजपूतों की उत्पत्ति कौन से विद्वान ने कहाँ से बताई है वो सारा याद रखना है, चाहे कर्नल जेम्स टोड ने शक C3 से बताई हो या भंडारकर ने गुर्जरों से ब्राह्मणों से बताई है, बिल्कुल याद होना चाहिए, करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूर्व मध्य काल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़। पहले मारवाड़ प्रशासन गुर्जर प्रतिहारों का था जो उनकी मंडोर राजधानी थी, उसके बाद राठौड़ आए, उनके जो संस्थापक थे राव जोधा थे, सांबर के चौहान और आबू के परमार और आम्बेर के कछवा। आबू सिरोही में आता है और आम्बेर जयपुर के आसपास क्षेत्र है, और जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख थे। पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ के गुहिलों के बारे में। इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। इस वंश की जो स्थापना की थी गुहिल ने की थी खुद के नाम से, फिर आगे जो उनके आगे वाली पीढ़ी आई उन्होंने गुहिल वंश नाम दे दिया। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशी कहा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशीय मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है। मित्रों जो बापा रावल का नाम बहुत ही वीर शासक के रूप में आता है, और बापा रावल के समय एक सिक्का भी मिला है, और उन्होंने जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उसकी स्थापना भी करी है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम नहीं होकर कालभोज की उपाधि थी। डॉक्टर ओझा ने बताया कि बापा इनका नाम नहीं था, जबकि कालभोज की उपाधि थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जिसका वजन 115 ग्राम था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक था। अल्लट भी मित्रों एक विद्वान राजा हुआ है, यहाँ का बहुत वीर था। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। तो ये पूछा जाता है एग्जामों में कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, तो हमें अलर्ट करना है।
उसके समय में अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया गया था। वराह मंदिर का निर्माण भी अलर्ट के कार्यकाल में हुआ। अहाड़ से पूर्व गोहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। मित्रों, जो मेवाड़ की राजधानी परिवर्तित होती रही है। अहाड़ से पहले इनकी राजधानी नागदा थी, ये भी उदयपुर में है। गोहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल होने के बावजूद भी अपने को परंपरागत राज्य को बनाए रखा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 13वीं सदी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए थे, बहुत भयंकर आक्रमण हुए, फिर भी गोहिल वंश ने अपने आप को बनाए रखा। और उसके बाद पढ़ते हैं मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो गया था। तो दोस्तों, जो 6ठी शताब्दी के आसपास ये गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, क्योंकि यहाँ गुर्जर प्रतिहार लोग शासन करते थे, इसलिए चीनी यात्री युआन च्वांग, मित्रों ये टाइपिंग मिस्टेक है, या हवेनसांग है। चीनी यात्री हवेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलोमोलो या भीनमाल या बाड़मेर बताया। तो हमें याद होना चाहिए कि हवेनसांग ने जो गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी कहाँ बताई है, तो पीलोमोलो। मूणहोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको अधिकांश गाइडों में नहीं मिलेगा, केवल ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उन्हीं में मिलेगा। ये सवाल सीधा का सीधा पूछा था कि मूणहोत नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है, तो 26 शाखाओं का। आगे देखते हैं। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक हुआ है, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वातंत्र्य प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। तो नागभट्ट दोस्तों यहाँ से नामावली प्रारंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक था। तो दोस्तों, नागभट्ट 2 हुए हैं। जो इस वंश का प्रवर्तक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो नागभट्ट प्रथम था, और नागभट्ट द्वितीय इस वंश का एक बहादुर राजा हुआ है प्रसिद्ध। उससे ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेच्छों का नाशक आ गए। मल्लेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम को। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। ये और शासक भी हुए हैं, भोज और महेंद्रपाल। मित्रों, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, यहाँ पर कन्नौज का उल्लेख आया है। कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर है, और कन्नौज पर अधिकार के लिए 100 वर्षीय संघर्ष होता है। तो 3 साम्राज्य होते हैं, उन 3 वंशों के बीच होता है। एक तो अपने गुर्जर प्रतिहार ही, दूसरे हैं राष्ट्रकूट, जो दक्षिणी भारत का राजवंश था उसके, और एक और पाल राजवंश है जो बंगाल का था, और तीसरा गुर्जर प्रतिहार है। इनके मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए 100 वर्षीय संघर्ष होता है, जिसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की होती है। तो आप मान सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कितने शक्तिशाली शासक थे, अंदाजा हो गया होगा आपको। आबू के परमार, आबू जो वर्तमान सिरों में आता है। परमार शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। आप इनको अलग कीजिए। पर धन मार, पर का मतलब शत्रु होता है, मार यानी मारने वाला, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। जैसे जैसे प्रतिहारों का प्रभाव कम होता गया, वैसे वैसे परमारों का प्रभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों में
अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था। आपको मित्रों याद होना चाहिए कि आबू के परमारों का कुल पुरुष कौन था, तो धूमराज था कुल पुरुष। परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। ये भी याद रखना है कि जो परमार और जगह भी हुए तो उत्पल राज इनका प्रारंभिक शासक था, इनकी वंशावली शुरू होती है। परमार शासक धनदुक, आपको इसका नाम याद रखना है। धनदुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहाँ विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। जब धनदुक यहाँ के शासक थे उस समय गुजरात के भीमदेव ने आबू पर आक्रमण किया और विमल शाह को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और विमल शाह ने आबू में 1031 ईस्वी में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया था। मित्रों ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर कि आबू का आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो विमल नाथ ने कराया। और एक और मंदिर आएगा नेमिनाथ, वो भी यहीं पर हुआ, उसका निर्माण भी। आगे देखते हैं धारावर्ष। धारावर्ष कौन था? धारावर्ष आबू के परमारों का प्रसिद्ध शासक था। इसका नाम भी याद रखना है, धारावर्ष एक प्रसिद्ध शासक हुआ है। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। और धारावर्ष का छोटा भाई प्रहलादन देव वीर था और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम वयायोग नामक नाटक लिखकर, तो मित्रों ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा कि पार्थ पराक्रम वयायोग नाटक किसने लिखा, ये प्रहलादन देव ने लिखा, आपको याद होना चाहिए। अपने नाम से प्रहलादनपुर या पालनपुर वर्तमान गुजरात में आता है, इस नगर को बसाया। परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, ये सामंत थे सोम सिंह जी पहले, इनके भीमदेव द्वितीय के। वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने, वस्तुपाल भी एक वास्तुशास्त्री था, इसके छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये दो आपको याद रखने हैं, नेमिनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर कहाँ स्थित हैं, इसका निर्माण किसने करवाया, आपको बार बार रिपीट करके याद करना है। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। त्रिभुवन नारायण मंदिर ये भोज परमार ने करवाया था इसका निर्माण। फिर आगे देखते हैं वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर बसाया। अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है। और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय दिया। अब आगे देखते हैं सांबर के चौहाना के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्स, मित्रों जो सपादलक्स हैं सांबर के आसपास का क्षेत्र है जो वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। सपादलक्स और जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जो जांगल प्रदेश कहलाता था। और यहाँ के जो शासक अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से सुशोभित करते थे के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर थी। सपादलक्स के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था। मित्रों ये सवाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सपादलक्स के चौहानों का आदि पुरुष कौन था, तो हमें याद होना चाहिए वासुदेव। आगे देखते हैं जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजोलिया प्रशस्ति, ये भीलवाड़ा के अंदर है बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, यह सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो वासुदेव ने करवाया। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, यह आपको ऊपर बताया था। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। आगे देखते हैं परंतु गुवक प्रथम ये एक शासक हुआ है, पहले परमारों के सामंत थे ये। उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ
वर्तमान ये सीकर के आसपास है, सीकर में पड़ता है। पहले जयपुर रियासत में था ये, जहाँ चौहानों का शासन था। स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी, जिनका नाम था रुद्राणी, यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। तो आपको याद रखना है रुद्राणी का नाम। फिर आगे देखते हैं। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। मित्रों, ये सवाल कई बार पूछा गया है, अब तो कॉमन क्वेश्चन बन चुका है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की है? अजय राज चौहान। एक ऑप्शन अर्णोराज भी आता है, आपको अर्णोराज नहीं करना है क्योंकि वो इनके पुत्र थे अजय राज जी के। उसके पुत्र अर्णोराज या अनाजी ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर जन उपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। जो आनासागर झील है, इसका निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया, जिसे अनाजी भी बोलते हैं। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपाद का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे विसल देव और कवि बांधव भी कहा जाता है। मित्रों, ये विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियाँ हैं, विसल देव और कवि बांधव। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने, हरिकेली नाटक भी विसल देव ने लिखा है और दरबारी विद्वान थे सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना इनके दरबारी कवि सोमदेव ने करी है। करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। मित्रों, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता थे। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर ढिल्लिका, जो वर्तमान दिल्ली है मित्रों, इसको पूर्व में इसका नाम ढिल्लिका था, ये क्षेत्र जीत लिया। इसी वंश क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। बहुत ही वीर शासक थे, लेकिन कूटनीति की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं थे। इतने विद्वान शासक होते हुए भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा और इस तरह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव भी पड़ी थी। 1191 ईस्वी में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, वो मोहम्मद गौरी उसमें हार गए थे। और लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती ये करी थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया और उसको ऐसे ही जाने दिया। फिर 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं और युद्ध हार जाते हैं। परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब गौरी से हार हो गई, तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। जब युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, तब वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को आपके आश्रित शासक बन जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो पृथ्वीराज चौहान मना कर देते हैं, तो फिर मना करने से वो मार देते हैं फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जैनक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। बिल्कुल, जितने पृथ्वीराज चौहान वीर थे युद्ध क्षेत्र में रहे, उससे ज़्यादा जो साहित्य के क्षेत्र में प्रगति बराबर करी, क्योंकि जैनक हो गया, चंद बरदाई हो गया, कई विद्वान इनके दरबारी कवि थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु यह अर्थ नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी 1 शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती, सिरोही माता मित्रों, नाडोल पाली के अंदर है, हाड़ौती जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है, यहाँ पर
जो रणथंभौर हो गया सवाईमाधोपुर में, जालौर आप जानते ही हो। यहाँ पर आबू में शासन करते रहे आबू सिरोही का। तो दोस्तों जो चौहान थे कई जगह इनकी शाखाएं थी, तो 6-7 जगह इनका राज था। राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम साहस का परिचय दिया। बिल्कुल। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गुहिल शासक विद्वानों ने प्रश्यदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल की सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, बारडोली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण है। तो मित्रों ये जो चित्तौड़ और बारडोली और आबू के मंदिर हैं, ये इन्होंने बनवाए थे चौहानों ने। फिर देखते हैं आगे। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल और गौरवशाली पक्ष। ये दोस्तों बस आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं इसको, क्योंकि लंबा वीडियो फिर लोग देखते नहीं हैं। ये फिर कल पढ़ेंगे, मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल और गौरवशाली पक्ष। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।